वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपने परम मित्र के साथ इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। परम मित्र, मोस्ट वेलकम हियर। थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। तो आप बताइए कि ये जो इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है, इसका रीजन क्या है, ओरिजिन का क्या है, क्यों ये लोग हमेशा मतलब कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, क्यों लड़ते रहते हैं हमेशा। से किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के पीछे इमीडिएट कॉजेज नहीं होते हैं एंड सेम गोज़ विद इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट अगर हमें देखना है तो वी हैव टू लुक बैक इन हिस्ट्री। अगर हम 20th सेंचुरी में जाएं तो वहाँ पर हमें मिलता है कि जब थ्रू अ ब्रिटिश मैंडेट इजराइल वॉज क्रिएटेड, कंट्री ऑफ इजराइल वॉज क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग पैलेस्टाइन। बिल्कुल। फिर 1948 में यूएन का रेजोल्यूशन आता है 181, जिसके थ्रू दे गिव अ टू स्टेट सॉल्यूशन, क्रिएटिंग अ ज्यूज डोमिनेटेड इजराइल एंड अ अरब डोमिनेटेड पैलेस्टाइन। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1948 में फर्स्ट इजराइल अरब वॉर होती है जिसमें इजराइल जीत जाता है। वो 6 डे वॉर होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिर 1968 में वॉर होती है जिसमें इजराइल जो सिनाई पेनिनसुला है उन सब पे जीत लेता है। अगर हम प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट था हमेशा कंटेन रहा है अरब और इजराइल के बीच में। ठीक है। बट धीरे धीरे अरब वर्ल्ड में एक रियलाइजेशन शुरू होता है कि क्रिएशन ऑफ इजराइल वॉज एमिनेंट, यू कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। तो धीरे धीरे के इजिप्ट है, फिर बाकी क्या कहते हैं कुछ और सीरिया है, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इजराइल को रिकॉग्नाइज करना शुरू करती हैं। उसके पीछे एक ये भी तो फैक्टर है कि यूएसए का एलाई है सऊदी अरेबिया, और उनकी सिक्योरिटी जो नेट सिक्योरिटी जो प्रोवाइडर हैं वो यूएसए है, वेस्टर्न वर्ल्ड है। तो उसमें इजराइल को एक्सेप्ट करना अरब वर्ल्ड के लिए ये तो होना ही था। नहीं, अब देखिए, जहाँ तक सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन, कुवैत, इन सब की बात है, दे हैव अभी तक बहुत रीसेंट टाइम तक उन्होंने इजराइल को एक्सेप्ट नहीं किया था। बट अगर आप अभी नहीं किया है। बट अगर हम बात करते हैं इजिप्ट वगैरह की, इन्होंने 68-70s में जब उनको रियलाइजेशन हो गया कि भाई जॉर्डन है, जॉर्डन जो है इट्स रूल्ड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, तो उन्होंने भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया बिकॉज उन्हें लगा कि क्रिएशन ऑफ इजराइल वॉज एमिनेंट, वी कैन नॉट डिनाई इट, तो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट द फैक्ट। एक चीज़ ये भी हो गई लेकिन कि जो पॉपुलेशन है वो उसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि मुझे उनका लीडर का नाम याद नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे इजिप्ट ने एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को, तो उनके जो हेड ऑफ द स्टेट थे उनका मर्डर हो गया था, उनको मार दिया था। नहीं, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इट्स मोर सेक्टेरियन एंड रिलीजियस। बिल्कुल। ठीक है। तो इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, बट धीरे धीरे जो गवर्नमेंट एट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल पे वहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई देखिए, आप इजराइल को कुछ भी करके यू कैन नॉट वाइप इट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द वर्ल्ड। एग्जैक्टली, ये तो फैक्ट है। हाँ। अब ईरान पे अगर हम आते हैं, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट पे, ईरान का इजराइल से कभी भी कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है, बट ईरान के पास के साथ हमेशा एक एस्पिरेशन रही है और एक प्रॉब्लम रही है कि ऑल्दो इट्स टचेस बाउंड्री विद द अरब वर्ल्ड, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड। एंड वो हमेशा से एक जो कहते हैं ना सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो उस सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट में वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया वाज रिप्रेजेंटिंग सुन्नीज एंड शिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय ईरान। तो जब तक सऊदी अरेबिया इजराइल को लेके अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो हार्डन किए हुए था, ईरान के पास कोई स्कोप नहीं था, बिकॉज ईरान चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, जो अभी रोल सऊदी अरेबिया और यूएई प्ले कर रहे हैं। तो जैसे आप देखोगे हाल फिलहाल में पिछले 3-4 सालों में इजराइल के लिए ईरान का जो स्टैंस है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डन हो गया है, अदरवाइज इसके पहले उतना कोई सख्त रोल नहीं था। बट जैसे वो देखते हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई का जो नेचर है
जैसे अभी आपका क्या कहता है अब्राहम अकॉर्ड होता है, ठीक है, सऊदी अरेबिया भी अपने यहाँ से अपने एयर स्पेस में से क्या कहते हैं ये इसराइल की फ़्लाइट्स को अलाउ कर देता है। इसराइल जो फ़्लाइट्स जा रही हैं, जैसे अभी दिल्ली से अलाउड की है, न्यू दिल्ली से फ़्लाइट के अलाउ किया है, तो ईरान को लगता है कि अब उसके पास एक मौका है। और ये IMF जो कॉरिडोर है, हाँ, इंडिया मिडिल ईस्ट हाँ, यूरोप कॉरिडोर है, ठीक है, तो ये भी अगर मिडिल ईस्ट में देखिए कुछ भी हो रहा है, इट कैन नॉट हैपन विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ द सऊदी अरेबिया। बिल्कुल बिल्कुल मान, ठीक है, हाँ। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो सऊदी रॉयल फैमिली है उनका इन्फ्लुएंस पूरे सऊदी अरेबिया में है, सऊदी अरेबिया सॉरी मतलब पूरे अरब वर्ल्ड में है। ठीक है, तो वो एक्सेप्टेंस तो आ रही है, क्योंकि जो बैक एंड टॉक तो चल रही है इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए अमेरिका और जो है यूए मतलब सॉरी सऊदी अरेबिया के बीच में। इवन एक स्टेटमेंट आई थी निकल के किसी न्यूज़ चैनल मतलब न्यूज आई थिंक किसी वेस्टर्न न्यूज़ चैनल ने ही उसको क्रैक किया था कि सऊदी अरेबिया के जो MBS हैं मोहम्मद बिन सलमान जो उनके क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कहा था कि अब आप क्या चाहते हो, क्योंकि वो फोर्स कर रहे थे, अमेरिका फोर्स कर रहा था उनको एक्सेप्ट करने के लिए, इजराइल को एक्सेप्ट कर ले, तो उन्होंने ये बोला कि आप क्या चाहते हो कि मेरा भी हाल जो इजिप्ट के हेड ऑफ द स्टेट का हुआ था वही हो, क्या मैं अपनी डेथ वारंट साइन करूं? तो उन्होंने वो डिनाई कर दिया, क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस तो आई ही नहीं है ना पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन तो एंटी ही है। तो अभी प्रेजेंट में जैसे ईरान है और इजराइल है, तो क्या कौन कौन से आपके हिसाब से कौन कौन से जैसे स्टेक होल्डर, जैसे ईरान में कौन से स्टेक होल्डर, कौन सी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, कौन सी कंट्री के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, और इजराइल में कौन सी कंट्री के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, और कौन सी कंट्री इजराइल को बैकअप कर रही हैं? और अगर ईरान और इजराइल का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि ईरान अभी भी हमेशा से ही प्रॉक्सी के हिजबुल्लाह लेबनान में और हमास पैलेस्टाइन में और इधर हुती यमन में कॉन्फ्लिक्ट में रहा, अगर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे कंट्री जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सबने कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिकली मतलब ईरान में इन्वेस्ट कर रखा है, इंडिया ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो कौन कौन से जो स्टेक होल्डर्स कंट्रीज हैं इन्वॉल्व में हैं? सी जस्ट रियलाइज वन थिंग, द मिडिल ईस्ट गोइंग टू बी द नेक्स्ट यूरोप। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, जो जितनी भी वर्ल्ड वॉर हुई यूरोप सेंट्रिक रही है अभी तक। एक सेकेंड, अगर जैसे बोलो ना कि यूरोप गोइंग टू बी नेक्स्ट यूरोप, तो क्योंकि क्या है यूरोप की जो इमेज है, हाँ ठीक है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, यूरोप में हुआ, बट अगर जैसे डायरेक्टली आप बोलोगे यूरोप, तो उसको लगता है एक बार से लगता है कि हाँ डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट से, लेकिन आप कॉन्फ्लिक्ट के और वर्ल्ड वही मैंने कहा ना कि वर्ल्ड वॉर के प्रोस्पेक्ट में अभी तक जो जितनी भी 2 वर्ल्ड वॉर हुई हैं वो हमेशा सेंट्रल रही हैं, यूरोप सेंट्रिक रही हैं, बट जो नया क्या कहते हैं ना प्ले ग्राउंड फॉर द बिग प्लेयर्स, इट्स गोइंग टू बी द मिडिल ईस्ट। एग्जैक्टली इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में एवरी मेजर पावर इज गोइंग टू ड्रॉ इट्स ओन लाइन एंड गोइंग टू स्टैंड इन आइदर अगेंस्ट वन और फॉर वन। जैसे अगर आप अभी यूएस का लेते हैं, तो यूएस का है कि वो इन एनी कंडीशन हुएवर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज गोइंग टू सपोर्ट इजराइल। अब इधर आप दूसरी साइड आते तो चाइना और रशिया दे आर गोइंग टू सपोर्ट ईरान। अभी जैसे अब था कि ईरान के ने डिमांड करी थी S-400 मिसाइल सिस्टम की, तो रशिया ने उसको सप्लाई कर दिया है। अभी नहीं किया है, लेकिन बात चल रही कि Su-30 और S-400 सप्लाई करने के। हाँ, तो मतलब वही बात कर रहा हूँ ना कि इस तरीके से जहाँ तक बात थी स्टेक होल्डर्स की, देखिए स्टेक होल्डर्स ऐसा है कि ईरान हमेशा अभी तक इजराइल से प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ता रहा है, चाहे वो हिजबुल्ला हो चाहे वो हमास हो। ओके, हिजबुल्ला वॉज बेसिकली ईरान ने ये क्रिएट किए थे लाइक होल्डिंग अ गन ऑन द हेड ऑफ द इजराइल, क्योंकि ईरान को हमेशा से ये डर था कि इजराइल जो है वो उसके न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उन पर अटैक कर सकता है। तो इन केस अगर इजराइल ऐसा करता है, हिजबुल्ला एंड हमास कैन क्रिएट हैवॉक इन द इजराइल। बिल्कुल, लेकिन ये एक पीछे इसके पीछे एक और वो है, एक और पॉइंट ऑफ ओपिनियन है, जैसे कि अगर ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो अंडरग्राउंड भी होंगी, कई जगह होंगे, ऊपर तो जो हमें ग्राउंड पे दिखता है जो सैटेलाइट इमेज है वो तो अलग बात है, अंडरग्राउंड होगा, कई सारे होंगे, और कई हो सकता है कि वो उन्होंने
ये सबमरीन के थ्रू पानी में भी हो, पता नहीं, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं कि सबमरीन्स है ईरान के, ऐसा नहीं है, सॉरी। न्यूक्लियर सबमरीन वो होल्ड नहीं न्यूक्लियर सबमरीन नहीं, नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली जो सबमरीन होते हैं। देखिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज होती हैं वो इतनी अनॉर्मस होती हैं कि आप उनको किसी सबमरीन में तो नहीं बना सकते हैं। नहीं तो अंडरग्राउंड तो जैसे ये पॉसिबिलिटीज है कि अंडरग्राउंड इनकी फैसिलिटीज हैं। तो अगर इन्होंने मतलब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया, तब तो उनको रीजन मिल गया, तो वो तो कुछ ही दिनों में फिर वो न्यूक्लियर पावर कंट्री हो जाएंगे। अगर आप इफ यू गो बैक इन द रीसेंट टाइम, अभी कुछ साल पहले इजराइल ने एक साइबर अटैक लॉन्च किया था जो सेंट्रीफ्यूज, हाँ स्टकनेट, जो सेंट्रीफ्यूज डेवलपमेंट फैसिलिटी थी ईरान की, उस पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस साइबर अटैक के बाद जो उनके सेंट्रीफ्यूज थे वो डेवलपमेंट एक तरीके से रुक ही गया, और ये कहा जाता है कि 2 से 3 साल ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीछे चला गया। फिर उसके बाद इजराइल ने, मोसाद ने बेसिकली, जो एक ईरान के बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनका असैसिनेशन हो जाता है ईरान में ही। ठीक है, तो ईरान हमेशा से इस बात को लेकर डरता रहा है कि इजराइल उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के पीछे है। अभी तक इजराइल ने कभी भी डायरेक्ट अटैक नहीं किया है, बिकॉज ईरान हैज़ नॉट गिवन देम द रीज़न। बट जो अभी रिसेंट मिसाइल अटैक किया ईरान ने, उसमें इजराइल को उसने एक ओपन ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया है। और इजराइल ने भी, अगर आपने सुना होगा तो, कि नेतन्याहू ने सीधे बोला है कि वी विल अटैक द न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ऑफ द ईरान। तो ईरान को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को लेकर चिंता बहुत है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर इजराइल ने अटैक किया, एंड इवन ईरान नोज दैट, कि अगर इजराइल अटैक करता है तो उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो अटैक को काउंटर कर सके, और अगर उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हिट होती हैं तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़ गोइंग टू बी टोटली डिस्ट्रॉयड। कितने साल पीछे जाएगा, नोबडी नोज। वो लेकिन ग्राउंड एक्शन, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों बॉर्डर शेयर नहीं करते, तो ग्राउंड एक्शन तो नहीं होने वाला। जैसे ग्राउंड की जो आर्मी जाए, ग्राउंड एक्शन नहीं होगा, मेनली जो भी होगा वो मिसाइल्स के थ्रू होगा या एयरफोर्स इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, हाँ। तो जैसे ईरान ने भी जो किया है वो मिसाइल्स ही, अपनी मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च करी हैं। बेसिकली वो ईरान ने जो मिसाइल्स लॉन्च करी थी, दे आर चाइनीज़ मिसाइल्स, तो उनकी एक्यूरेसी जितनी थी वो आप उसमें कहने की बात ही नहीं। कितना मिसाइल अटैक करने के बाद भी यू कैन नॉट क्रिएट havoc in the इजराइल। बस वही था कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, बहुत सारे मिसाइल उन्होंने अटैक कर दिए थे। ऐसा है ना कि आप दिवाली के रॉकेट 400 छोड़ दो तो कहीं ना कहीं तो जाके लग ही जाएंगे। बट वो क्या, वो आपके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे, अब आप मान लीजिए मोसाद का हेडक्वार्टर है, आप उससे 2 किलोमीटर दूर आपका एक रॉकेट जाके गिर जा रहा है, तो आप कहोगे हमने मोसाद के हेडक्वार्टर को हिट कर दिया। पेरीफेरी में आप हिट कर रहे हो ना। अगर आपको हिट करना होता तो वैसे मतलब वो जैसे इजराइल ने हिट किया नसरुल्लाह को, कि बंकर बस्टर बॉम्ब डाला और क्या कहते हैं उसी बंकर में उसकी मौत हो गई। तो इतना आसान नहीं होने वाला ईरान के लिए। वो तो काफी कैलकुलेटिव अटैक था इजराइल के लिए, काफी बहुत ही बड़ा विन है जिसको कह सकते हैं। इजराइल के लिए तो बहुत बड़ी विन है ही, क्योंकि वो उसके लिए हमेशा एक तरीके से कहते हैं कि जैसे कहा जाता है कि ईरान ने एक ऑफर दिया था यूएसए के थ्रू इजराइल को, कि वो जो है उसके जितने भी बंधक हैं 7 अक्टूबर वाले, कल 7 अक्टूबर है तो 1 साल हो जाएगा, वो सारे बंधक लौटा देगा। उसके बदले ईरान ये चाह रहा था कि इजराइल जो गाजा में और लेबनान में अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है उनको बंद कर दे। यही सेम इस ऑफर को सपोर्ट किया था हिजबुल्लाह ने भी। यूएस की तरफ से ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया था, और ये ऑफर कहते हैं कि यूएन में जब मीटिंग चल रही थी उस दौरान जो बाइडेन ने नेतन्याहू को भी दिया है, ऐसा मैंने पढ़ा है और सुना है। बट इजराइल वॉज नॉट वांटेड। इजराइल को लगता ये है कि ये उसके बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अप टू एलिमिनेट ऑल इट्स एनिमीज। इसीलिए उसने नसरुल्लाह को मारा, क्योंकि उसे लगता है कि नसरुल्लाह को मारा जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट विल राइज अप टू द सच एस्केलेशन कि वहाँ से वापस लाना किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली जब क्योंकि हिजबुल्लाह का बहुत ही बड़ा हाइव था कि हमास नहीं, हिजबुल्लाह है, मिलिट्रीली काफ़ी पावरफुल है, ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी है, पैसा भी बहुत है इनके पास, तो एक हाइव थी हिजबुल्लाह का। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पेजर अटैक और उनके जो चीफ को नसरुल्लाह को एलिमिनेट किया, फिर उसके बाद
का 1-2 दिन बाद शायद उनके जो कोई दूसरा चीफ बना तो उसको भी तीसरा जो चीफ आया था उसको भी एलिमिनेट कर दिया। हाँ, है। तो वो तो एक्सपेक्ट किसी ने शायद नहीं किया था कि इस तरह से मतलब हिजबुल्लाह इस तरह से इतना वीक कर देगा इजराइल। आपको मैं सीधी बात बताता हूँ कि इजराइल ने जो किया है इट्स मोर लाइक अ साईफाई मूवी एंड जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवीज में होता है उस टाइप से था कि आपने पेजर अटैक किया और ये प्लानिंग आप पिछले 6 साल 10 साल से कर रहे हो। अभी जैसे एक बहुत रीसेंट रिपोर्ट आई थी कि हिजबुल्लाह ने एक इलीट स्क्वाड तैयार किया टू एलिमिनेट द स्पाइसेस जो ईरान इजराइल के जासूस थे लेबनान में, उनको मारने के लिए। और बाद में पता क्या चलता है कि उस इलीट स्क्वाड का चीफ और मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एक्चुअली द स्पाइस एजेंट्स ऑफ द इजराइल। ये मैंने भी पढ़ा कुछ दिन पहले, है ना। तो ये तो एक मान के चलिए कि ईरान में भी था कि ईरान के बहुत बड़े हेड ऑफ द कुछ थे, वो भी मोसाद के चीफ मतलब मोसाद के जो एजेंट। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि जो ये पेजर अटैक था और उसके बाद नसरुल्लाह को जो माना है, मोसाद बेसिकली जो अपनी रेपुटेशन उसने 7 अक्टूबर को खोई थी। हाँ। मोसाद इज वर्किंग टू रीगेन इट्स रेपुटेशन इन द वर्ल्ड। और जो ये पेजर अटैक था, ये तो आप मान के चलिए कि आप चाहे वो इजराइल के दुश्मन ही क्यों ना हो, वो भी इस बात से कभी भी इनकार नहीं कर पाएंगे। दैट्स द एपिटोम ऑफ एनी इंटेलिजेंस एजेंसी दैट कैन एवर अचीव कि इतनी लंबी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, दैट वाज टोटली माइंड बॉगलिंग। एग्जैक्टली। और इवन ऐसा लगता है जैसे कि मोसाद का तो जैसे अक्टूबर 7 में ऑब्वियसली नो डाउट उनकी इमेज खराब हो गई थी, लेकिन जैसे होता ना कि कोई बॉलिंग कर रहा है, बॉल फेंक रहा है और उसके बाद वो 1-2 कदम पीछे ले जाता है ना, उसके बाद जो फास्ट बॉलर होते हैं उसका बहुत ही काफ़ी अच्छी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंक रहे हैं, तो वही वाला कॉन्सेप्ट याद आता है कि उन्होंने मतलब वो पीछे तो गए लेकिन वो जो बाउंस बैक किए ना, काफ़ी क्वाइट इम्प्रेसिव। एग्जैक्टली। तो इंडिया का क्या इंटरेस्ट है? इंडिया का क्या स्टैंड होगा? इंडिया का क्या इंटरेस्ट? इंडिया के लिए सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल होने वाली है, बिकॉज हमारे इंटरेस्ट इजराइल में भी हैं, हमारे इंटरेस्ट ईरान में भी हैं। इन व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी, ईरान से ज़्यादा इंडिया के लिए इजराइल इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी सप्लाइंग हो, चाहे मिलिट्री इक्विपमेंट हो, इजराइल हमेशा से आपको सेल्फ करता रहा है। बट अगर आप जियो पॉलिटिक्स के नेचर में एक सॉफ्ट पावर है कि इजराइल की पॉपुलेशन बहुत 70 रिसर्च में आया था कि 70% जो इजरायली हैं वो इंडिया को पसंद करते हैं। ठीक है, बट अगर आप जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में जो जीव हैं, जीव का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी तो जैसे होता है ना कि जीव्स का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड होता है, तो जो बड़ी क्योंकि पावरफुल हैं, बहुत ही इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो ये लॉबिंग करते हैं। तो अगर मतलब ये भी है कि वो जो इंडियंस को पसंद करते हैं तो वहाँ पे भी वो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और अगर आप जियो पॉलिटिक्स के प्रोस्पेक्ट में देखते हो और एनर्जी सिक्योरिटी के, तो ईरान आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ईरान आपको जैसे आपका चाबहार पोर्ट है, इंडिया ने वो लिया ही, मेन रीज़न ही है कि वो ग्वादर पे नज़र रख सके और एक तरीके से जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है उसको काउंटर करने का है। तो इंडिया किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे जहाँ पर इट हैज़ टू चूज वन। तो इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी भी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को डीएस्केलेट किया जाए, ताकि दोनों के साथ हम जो अपने रिलेशंस हैं, जैसे अभी इंडिया इज जस्ट लाइक व्हेन इट कम्स टू ईरान एंड इजराइल, इंडिया हैज़ टू प्ले द सेम रोल इट हैज़ प्लेइंग बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। वहाँ पर भी आपको एक देखोगे, अगर आप रशिया प्राइम मिनिस्टर जाते हैं आपको, तो उसके बाद वो यूक्रेन भी जाते हैं। अगर वो रशियन प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं तो क्योंकि एक आपका वेस्ट का इंटरेस्ट शो, एक आपका ओल्ड एलाई है और एक आपका वेस्टर्न एलाई है। लेकिन वहाँ पे यूक्रेन में डायरेक्टली इंडिया का स्टेक होल्ड मतलब इंटरेस्ट स्टेक होल्ड नहीं है, बट अगर आप देखो फिर भी, क्योंकि यहाँ ईरान में जैसे ईरान प्रोजेक्ट वाइज देखा जाए, इकोनॉमिक कॉरिडोर वाइज, तो ईरान में अगर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है तो वहीं इजराइल में जो है ये IMF तो दोनों। और सबसे बड़ा पॉइंट जो हम लोग मिस कर रहे हैं, अगर इजराइल में हाइफा ऑपरेट कर रहा है इंडियन कंपनीज, तो ईरान में आपका चाबहार पोर्ट है। तो इंडिया का बेसिकली ये है कि इंडिया किसी भी तरीके से एक चाहता है कि ये डीएस्केलेशन की तरफ जाए। इस रीजन में इंडिया किसी भी हाल में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है, बिकॉज वट एवर द कॉन्फ्लिक्ट
happen in Middle East, it's go directly going to impact India's energy security and economic development. इवन एनर्जी सिक्योरिटी में ये भी एक पॉइंट था कि ईरान की जो ऑयल वहाँ पे ऑयल फील्ड है और ऑयल स्टोरेज है, तो ये भी है कि वहाँ लाइक इजराइल का और यूएसए का प्लान है कि इजराइल का कि मेनली उन्होंने ये कोट भी किया है कि हम इनकी जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उस पर अटैक करेंगे। अगर ऑयल फैसिलिटीज़ पे अटैक होगा तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में $10 ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इंडिया को $12 पे करने पड़ेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में, तो हमारा जो है बजट ही हिल जाएगा, हमारा तो बजट डिस्टर्ब हो हाँ, जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया नहीं चाहता है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी और दूसरा एक रीज़न ये भी है, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ डायस्पोरा इन द रीजन। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर क्रिएट होता है तो डायस्पोरा पे इम्पैक्ट आता है, और रेमिटेंसेस जो हमें आते हैं $88 बिलियन एनुअली मिनिमम इंडिया को आता है, रेमिटेंसेस में से बहुत बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट रीजन से आता है। हाँ। और उसमें इजराइल भी है और ईरान में भी हमारे लोग हैं। इजराइल में तो अभी लोग लेके गए हैं अभी जो, क्योंकि हाँ, उनके जो वो भी हमास हाँ। से हटे हैं, जो अटैक था तो वहाँ तो पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया किसी भी रीजन में इस तरीके से नहीं चाहता इंडिया। और देखिए आपने हाल फिलहाल में इंडिया की तरफ से जो भी बयान आए हैं वो इस तरीके कोई कहते हैं कि इंडिया चाहता है कि इस रीजन में पीस बना रहे, इट सपोर्ट इजराइल्स राइट टू डिफेंड इट सेल्फ, बट वो ये नहीं चाहता है कि कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हों। एग्जैक्टली। तो जैसे बेस्ट केस सिनेरियो इंडिया के लिए क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना। कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए यही होगा कि हो ही ना, इनएविटेबली अगर होता भी है तो इंडिया विल टेक अ न्यूट्रल पोजीशन इट, क्योंकि इंडिया बेसिकली ये कहेगा कि भाई शांति बनाए रखो, लड़ाई झगड़ा बंद करो, क्योंकि इससे मुझे नुकसान हो रहा है। और ये जैसे फ्यूचर क्या है इस कॉन्फ्लिक्ट का, एक बेस्ट केस सिनेरियो और एक जो है कॉन्टेम्परेरी, जो प्रैग्मेटिक है, जो होने वाला है, क्या रह सकता है? देखिए बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि अरब वर्ल्ड और इजराइल दोनों को एक चीज़, मतलब ग्लोबल मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसको और ग्लोबल ज्यूज पॉपुलेशन उसको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अपार्ट फ्रॉम टू स्टेट सॉल्यूशन देयर इज गोइंग टू बी नो सॉल्यूशन। ये तो है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इजराइल इज अ रियलिटी, मुस्लिम वर्ल्ड हैज़ टू एक्सेप्ट इट, पैलेस्टाइन विल बी अ रियलिटी, इजराइल हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आप हमेशा किसी दूसरे के घर में जाके अटैक करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो कभी भी शांति नहीं होने वाली है। बेसिकली है कि भाई दो अच्छे भाइयों की तरह बंटवारा करो, तुम अलग रहो वो अलग रहें। और ईरान का क्या फ्यूचर हो सकता है? देखिए ईरान का फ्यूचर खुद डामाडोल है। मतलब फ्यूचर क्या हो सकता है? देखो, एक हो सकता है कि रिजीम चेंज हो जाए, जो वहाँ के रिजीम चेंज हो जाए। रिजीम चेंज अगर वहाँ पर होता है, जैसे वहाँ पर अभी पावर जो अयतुल्ला खमेनी है, हाँ, हाँ। उसके हाथों में है, ठीक है, उसकी एज 97-98 हो चुकी है। काफी ज्यादा है। कितने साल जिंदा रहेगा किसी को नहीं पता है। लेकिन उसके बाद उनके सक्सेसर भी तो आते हैं। सक्सेसर उतने सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे ये किसी को नहीं पता है। इट्स ऑल लाइज इन द फ्यूचर। बिल्कुल। तो इजराइल ईरान के केस में तो यही कहा जा सकता है कि वहाँ पर जब तक डेमोक्रेसी नहीं आती, बिकॉज एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि बहुत ही मिक्स टाइप पॉपुलेशन है वहाँ पर ईरान में। कुछ लोग ऐसा हैं जो ऑर्थोडॉक्स हैं, वो जो इस्लामिक रेजिम है उसको सपोर्ट करते हैं। देयर इज अ लार्ज पीपल स्पेशली विमेन who are totally against it, because in history Iran was actually a modern country during the Shah of Iran. ये पॉइंट है, मॉडर्न कंट्री का पॉइंट है कि हम, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब मॉडर्न कंट्री की बात होती है ना, जो हमें फोटोज आती हैं कि ईरान जो है 1979 पे इतना मॉडर्न था, 70s में ऐसा था, तो उनके कुछ जो सेटलमेंट है, कुछ शहरों के जो इलीट सिटीज़ है, इलीट पॉपुलेशन की है, वहाँ की नॉर्मल पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा जो है नहीं है मॉडर्न। देखिए एक चीज़ समझिए, जो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई थी दैट वाज सपोर्टेड बाय कम्युनिस्ट। तो जो इस्लामिस्ट थे वो कम्युनिस्ट की बैक पर बैठकर आए थे, और उसके बाद जब वो पावर में आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट को मार के भगा देते हैं। इतने सालों में 1970s में आपकी इस्लामिक रेवोल्यूशन होती है ईरान में, और लगभग 50 साल बाद, 50 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है। और जिस तरीके से अपने कर्मों की वजह से ईरान पर जितने सैंक्शंस लगे हैं, देखिए जो इलीट क्लास होती है ना, मतलब जो रूलिंग क्लास होती है, वो कभी भी उसको सैंक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा उसको मार खाता है वो खाता है नॉर्मल तबका और मिडिल क्लास। लेकिन ये भी रियलिटी है कि ईरान की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन वो कंजर्वेटिव है, ये रियलिटी है। बट ये भी है कि आप देखना चाहिए ना कि अब फ्यूचर क्या रहता है ईरान का,
ये तो क्योंकि जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था तो कोई बाहर के लोगों ने नहीं किया था, वहीं के लोगों ने। इस्लामिक रेवोल्यूशन जो आया था वो मेनली कम्युनिस्ट ने लेकर आए थे, और वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन से वो एग्री करती थी, एग्री इसलिए कर रही थी बिकॉज कम्युनिस्ट वर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। जो शाह ऑफ ईरान के टाइम में जो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी वो ये थी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा था, बट कोई मोनार्की थी। हाँ, मोनार्क, कोई अमीर था कोई गरीब था। बट आज अगर आप इजराइल में ईरान में जाते हो तो हालत यह है कि सब गरीब नजर हुए, क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो सेंशंस लगे हैं और हाल फिलहाल में ईरान पर जो सेंशंस लगे हैं, आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे खर्चा कर रहे हो बट आपकी अपनी पॉपुलेशन को पे खर्चा नहीं चाहिए, तो आप कैसे चलेगा? वो आपका ट्रेड लिमिटेड है, ठीक है, फॉरेन आप रेमिटेंसेस आपको कितने मिलते हैं आप खुद ही जानते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, देयर इज अ सेंस ऑफ डिस्पैरिटी एंड डिप्राइवेशन इन द ईरानियन पॉपुलेशन। बिल्कुल, वो तो है कि और अभी भी जो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा और अभी भी हाल जो लास्ट ईयर उसके पहले भी जो ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जैसे हिजाब को लेके जो प्रोटेस्ट हुआ, वो किया किसने? वहीं के लोगों ने ना। तो इसका मतलब है कि वो चाहे भले कंजर्वेटिव हो बट दे डोंट वांट दिस सिस्टम टू कंटिन्यू। आप हो सकता है कि एक लिमिट तक, और ये भी आप समझो ना कि जो ईरान इजराइल के लिए के खिलाफ कर रहा है, वो एक तरीके से अपनी पॉपुलेशन को का ध्यान भी भटकाने की कोशिश है कि देखो वो सामने वाला है, वो मुसलमानों को मार रहा है, तो तुम अपने यहाँ मत डालो क्योंकि हमें पहले उसे मारना है। बिल्कुल, क्योंकि वो ये भी तो है ना, लार्जर पिक्चर पे ईरान जो है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। तो जैसे नेचर क्या होगा अगर इजराइल अटैक करेगा ईरान पे, तो उसका नेचर क्या होगा? किस तरह क्या उनके जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज हैं उस पर अटैक करेगा या फिर नॉर्मल पॉपुलेशन को? नॉर्मल पॉपुलेशन नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज ईरान को लेके ईरान ने जो अटैक किया था उसके बाद इजराइल की तरफ से जो बयान आया था उसमें कई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ही बोला गया है कि जो ईरानियन पॉपुलेशन को भी बोला कि वी आर द नॉट एनिमीज ऑफ द ईरानियन पॉपुलेशन, वी आर द एनिमी ऑफ रिजिम होल्डिंग द ईरान। तो जो भी अटैक होगा वो इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट ऑयल फैसिलिटीज़, रिफाइनरी, और उससे सबसे पहले होगा न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, बिकॉज अमेरिका और इजराइल के लिए द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान इज़ अ थॉर्न इन द फ्लश। वो किसी भी तरीके से इसको ख़त्म करना चाहते हैं और उसके लिए वो हमेशा से एक एक्सक्यूज़ खोजते रहते थे, एंड ईरान हैज़ प्रोवाइड देम दैट एक्सक्यूज़। लेकिन बाइडेन ने मना कर दिया, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा। नेतन्याहू मानेगा बाइडेन का? ये भी है, बाइडेन ने तो ये भी बोला था कि आपको जो है अटैक नहीं करना चाहिए पॉपुलेशन पर। इवन मॉकरी तो तब हो गई कि जब अभी आज ही वीडियो रिलीज करके इंग्लिश में, वो भी क्योंकि इंग्लिश में नेतन्याहू ने, ज़्यादातर वो हिब्रू में बोलते, इंग्लिश में उन्होंने कि वर्ड उनकी बातों को सुने, उन्होंने काफ़ी सुनाया वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली मैक्रोन को तो बहुत सुनाया, क्योंकि मैक्रोन ने कहा कि नहीं, लेबनान पे अटैक नहीं करे और कॉन्फ्लिक्ट को डी एस्केलेट करने के। यूएन के चीफ को भी क्या कहते हैं, पर्सनल नॉन ग्रांटा डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। उसके पीछे रीजन भी है, अभी वो पॉपुलैरिटी भी उनकी गेन होगी, आज इलेक्शन हो जाए तो वो जीत जाएंगे। देखिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों रीजन्स हैं बेसिकली, तो हमें तो यही उम्मीद करनी चाहिए कि इस रीजन में किसी भी तरीके से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि वो हमारे लिए ही खराब होगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर इंटरैक्टिव सेशन। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अरे आपका थैंक यू।